लगाकर दिल्ली के अंदर भारतीय वीरदल का पदार्पण करने वाले भाई धर्मवीर बैसोया जी, भाई योगेश चौधरी जी, मेरे साथ आपकी दिल्ली से जो पूर्व तहसीलदार भाई हरवीर नागर जी, जिन्होंने कभी जीवन में कभी किसी राजनीतिक दल के बारे में ना कभी इच्छा जताई, मगर जब उनको लगा कि कोई समाज के लिए काम हो रहा है, क्लास 1 अफसर की रिटायरमेंट के बाद भारतीय वीरदल ऐसे महान व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर सेवा देने के बाद समाज के लिए अपने भविष्य के बचे हुए पल को, बचे हुए समय को समाज के लिए समर्पित करने के लिए अपना संकल्प लिया है। भाई राजकुमार तंवर जी, भाई राजेंद्र बैसोया जी, मेरे साथ पहुंचे नौजवान युवक भाई प्रमोद भड़ाना जी, आप सबके बीच में आज हम लोग देश के बहुत दूर दूर के कोने में घूमने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में काम करते 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 सच्चाई में आज हम लोग वहां पहुंचे हैं जहां हमारा असली लक्ष्य था, क्योंकि तमाम देश के कोने कोने से जो लोग काम कर रहे हैं उनका लक्ष्य दिल्ली है, मगर दुख की बात यह है दिल्ली वालों, जो दिल्ली के निर्माता हैं, जो दिल्ली के मालिक थे, उनकी तरफ पूरा देश का समाज टकटकी लगाकर देख रहा है, मगर वो समाज आज अपनी ताकत को भूल गया है, अपने कर्म को भूल गया है, अपनी योजनाओं को भूल गया है। दोस्तों, विशेषकर नौजवानों से मेरी ये सबसे बड़ी अपील रहेगी कि उनके सब संदेश पहुंचाने का जो कार्य है वो नौजवानों के लिए है। राजनीतिक दल का निर्माण, ये लोग जो बैठे हैं ये कोई शौक की राजनीति करने नहीं आए। अगर राजनीति करनी थी तो धर्मवीर जी जैसे लोग, जिन्होंने 3 पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी का, दादाजी ने आरएसएस के संघ की जनसंघ की स्थापना के समय से ही इस भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दी, अपना समय दिया पिताजी ने और तीसरी पीढ़ी धर्मवीर जी ने, मगर इनको जो एहसास हुआ, जो इनको महसूस हुआ कि सच्चाई में हम लोगों को जो कार्य कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों को ताकत देने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई में जो वर्ग, जो समाज इस देश का निर्माता है, अभी धर्मवीर भाई ने बताया कि जिन लोगों ने, क्रांति वीरों ने इस देश के लिए अपनी जान खपाई, अपने परिवार को खपाया, उन लोगों को आज किस हालात में जी रहा है, ये बहुत ही दुर्दशा के हालात को देखकर कई बार पैदा होता है। साथियों, मेरा कोई शौक नहीं था राजनीतिक दल में, पेशे से इंजीनियर में, मुझे कोई किसी भी राजनीतिक दल में अगर राजनीति करनी थी तो कहीं भी मैं भी दरी बिछाने का काम कर लेता और जयकारे लगाकर, जैसे कि हमारे बाकी नेता कर रहे हैं, मगर अंदर एक पीड़ा थी, एक दर्द था, एक दुख था। इस देश में जिएंगे तो सम्मान से जिएंगे, अगर सम्मान से साथियों जी नहीं सकते तो सम्मान से मत हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बड़ा अचंभित होगा दिल्ली वालों को जानकर ये राजनीतिक दल कैसे बने। हम लोगों ने 75 साल के बाद ये कैसे समझ में आया कि राजनीतिक ताकत राज में है, सत्ता में है, लोकतंत्र की व्यवस्था में है। जब तक राजतंत्र चलता था, राजा राज करता था, तब तक आपके पूर्वज देश का शासक रहे, देश में पूरी तरह से पूरा व्यवस्था लगभग 500-700 साल तक राज करने वाला समाज इस देश को जैसे ही आजादी मिलती है उसकी समझ में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं आई। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या विडंबना हमारी है, हम लोग लठ को आज भी हाथ में लेकर घूमते हैं। आज लड़ाई लठ की नहीं, आज लड़ाई वोट की है। जिसने वोट की ताकत को समझा वो आज देश की व्यवस्था में बैठ गया, सत्ता में बैठ गया, नौकरी में बैठ गया, व्यापार में बैठ गया, देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कारोबार में बैठ गया। और जो लोग आज भी लठ की बात करते हैं, ताकत की बात करते हैं, उन लोगों के दुर्दशा आज देखकर ऐसे लगता है कोई सड़क मांग रहा है, कोई बिजली मांग रहा है, कोई पानी मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई आरक्षण मांग रहा है। कौन लोग हैं ये देने वाले और कौन लोग हैं ये मांगने वाले? साथियों, इस बात का चिंतन करना पड़ेगा, इस बात पर विचार करना पड़ेगा।
देते थे वो आज शिखर पर बैठ गए, आज दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। इस बात को विचार करने की जरूरत है, इस बात को पुनः चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों ये समाज की मीटिंग है, हमारे समाज के परिवार में आज हम आकर बात कर रहे हैं, इसलिए हम समाज की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम राजनीतिक दल चला रहे हैं तो तमाम हर वर्ग को, हर समाज को, हर व्यवस्था को हमें जोड़ना है। मगर आज देखिए कितने चालाक लोग थे वो, जो इस व्यवस्था को देश की आजादी से पहले ही समझ चुके थे। जो कांग्रेस पार्टी जो देश के आजाद होते ही 1947 में वही कांग्रेस जो देश को आजाद कराने का आंदोलन था, राजनीतिक पार्टी का नाम ले लेता है, राजनीतिक पार्टी का स्वरूप बदल लेता है। सरदार पटेल जी ने कहा था, नेहरू जी, अब ये देश के आंदोलन का मूवमेंट था, ये देश को आजाद कराने की लड़ाई थी कांग्रेस जो 1885 में बना है, अब हमें राजनीतिक दल दूसरे नाम से बनाना चाहिए। मगर कितने चतुर लोग थे, कितने चालाक लोग थे कि जिस कांग्रेस को बच्चा बच्चा जानता था, जिसके लिए बच्चा बच्चा लड़ा देश के लिए, उन लोगों ने उस कांग्रेस का नाम वही भारतीय कांग्रेस नाम का पार्टी बनाकर इस देश की पूरी सत्ता व्यवस्था पर पूरी तरह से काबिज हो गया। साथियों, दूसरा वर्ग जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में आपके ऊपर शासित हो रहा है, ये पार्टी भी भाई धर्मवीर जी ने बताया कि 1925 में देश को आजाद होने से पहले ही आरएसएस के रूप में उन लोगों ने अपनी नींव डाल दी थी। जैसे ही देश आजाद हुआ, उनकी राजनीतिक विंग जनसंघ के रूप में आपके बीच में आ गई। मगर हम लोग कितने दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग आज 75 साल के बाद भी दल बनाने की बात करते हैं तो हमारे ही लोग हम पर मजाक बनाने का काम करते हैं, हंसने का काम करते हैं। ये कौन लोग हैं, इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस व्यवस्था ने हम में से कुछ एजेंट पकड़ लिए हैं, हमारे बीच से कुछ ऐसे शक्तिमान लोगों को पकड़ लिया है जो हमें इस्तेमाल करते हैं, जो हमें भीड़ दिखाकर बेचने का काम करते हैं। वो दिखा देते हैं, कोई सोनिया गांधी को जिंदाबाद बोला है, कोई नरेंद्र मोदी को जिंदाबाद बोला है, हर बच्चे कुछ बहन मायावती जी के जयकारे लगा रहा है। साथियों, इस बात को सोचना पड़ेगा, आज चौधरी चरण सिंह जी को क्यों जरूरत पड़ी राजनीतिक दल बनाने की, मुलायम सिंह जी को क्यों जरूरत पड़ी राजनीतिक दल बनाने की, लालू प्रसाद यादव जी को क्यों जरूरत पड़ी राजनीतिक दल बनाने की, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, उन समाजों की अनदेखी की कांग्रेस ने उस समय अगर उनका अधिकार हक नहीं दिया तो उन समाज के नेताओं ने अपना दल बनाकर अपने समाज के अधिकार प्राप्त किए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की कुर्सियों पर वो लोग पहुंच गए। मगर दुर्भाग्य समाज का है, 72 वीरों की कुर्बानी के बाद भी राजस्थान के अंदर आरक्षण की मांग जो संवैधानिक तरीके से, जो देश के संविधान के अनुसार मांग कर रहे थे, उसको भी सीने पे गोलियां मारकर हत्या की जाती है। आजाद भारत में इससे बड़ा दुर्दांत आज तक के इतिहास में नहीं है। जलियांवाला बाग जो अंग्रेजी पीरियड में हुआ था, उससे भी बहुत ही दुर्दांत स्थिति आपके लोगों की गई। आप लोग मांगते हो आरक्षण, गोलियां मिलती है, आप लोग मांगते हो नौकरियां तो लाठियां मिलती है। मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं, कोई भी दल आता है सबसे पहले ठेका ये मेरे समाज के नौजवान लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, जमीनों का पैसा बाप दादाओं का बना हुआ जो कच्चा अमला था उसको बेच कर प्रॉपर्टी डीलर बन रहे हैं। और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को जो बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, राजस्थान से आकर यहाँ हमारे दिल्ली में बैठे हैं, उनके दरवाजे पर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपनी गाड़ियों में बिठा कर घुमाने का काम कर रहे हैं। इस बात को सोचना पड़ेगा, जो भी राजनीतिक दल इस भारत में चल रहे हैं वो दिल्ली के आसपास रहने वाले दिल्ली एनसीआर के गुजरों के पैसे से चल रहे हैं। 50-50 करोड़ में टिकट खरीद कर लाते हैं, उसकी सबसे पहले कमजोरी को दूर करते हैं, और जब उस पार्टी बन जाती है, जो वो पार्टी चल जाती है, इस्तेमाल कर उन लोगों को ऐसे फेंक देते हैं जैसे दूध में सिमट की। भाई धर्म सिंह तंवर जैसे लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित करने का काम किया, आज उनकी स्थिति देखिए कहाँ है वो। और वो लोग जो कभी उसके दरवाजे पर आकर सहयोग मांगकर अपना जीवन व्यापन करके मकान में किराए पर रहते थे,
वो आज मालिक बने बैठे इस दिल्ली का। साथियों, इस बात का चिंतन करना पड़ेगा, इस बात का मंथन करना पड़ेगा। ये भाई योगेश जी का अभियान नहीं है, ये भाई योगेश जी का, ये मैं धन्यवाद करूंगा इन्हीं लोगों का, भाई धर्मवीर जी का, जिन्होंने पहले कह सकता हूं मैं, मुझे 250 से 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ा इस बात को कहने के लिए। मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के भूभाग में हमने इस विचार को देना शुरू किया और वहां के लोगों को बताया कि आप लोगों के अधिकार आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश वाले पूछ रहे थे, साहब आप दिल्ली के लोग हो, लड़ाई तो दिल्ली में लड़नी चाहिए, आपको क्या जरूरत पड़ी है मध्य प्रदेश में आने की, क्या जरूरत पड़ी है उत्तर प्रदेश में आने की। मगर दिक्कत साथियों मेरी यही थी कि दिल्ली में मुझे पहला व्यक्ति मिला है धर्मवीर भाई जैसा, जिसने खुलकर अपनी 60 वर्ष की तपस्या को कोई नहीं छोड़ता। जो सत्ता में बैठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो राज में बैठी है, अपने किसी भी काम को करवाने के लिए संगठन के व्यक्ति हैं, पूरी दिल्ली के बूथ कमेटी के इंचार्ज रहे। कितनी बड़ी पावर होगी संगठन के व्यक्ति की, जिसने एक बार में ठोकर मारकर पीड़ा आप लोगों की सोची, समाज की सोची, समाज के लिए कुर्बान कर दिया अपने उस पद को, उस प्रतिष्ठा को। साथियों, भाई योगेश भाई जी से बात करी, ये योगेश चुनाव नहीं लड़ रहा। साथियों, मैं कह सकता हूँ पहला व्यक्ति है जिसने हिम्मत करनी है, हिम्मत जुटाई है, जिसने हमारे कहने पर कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप तो मेरे 20 गांव है, 22 गांव है, घर घर अलग जगाकर मेरे समाज के लोगों को, साथियों को जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये चुनाव के लिए वोट मांगने नहीं आए, आप लोगों से अपील करने आए हैं कि आपको योगेश चौधरी बनकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा काम कर देते हो, मैं गारंटी से बताता हूँ पूर्वी दिल्ली में एक बहुत बड़ा करिश्मा होने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत की परवाह नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जितनी भी वोट हमारी झोली में निकलेंगे, दिल्ली के कोने की बैठी संसद भवन में जो आपकी जमीनों पर बना हुआ है, उसके कोने में बैठे हुए नेताओं की, जो गुजरात से बैठे हैं, जो बंगाल से बैठे हैं, जो बिहार से बैठे हैं, वो समझ जाएगा कि गुर्जर समाज भी राजनीतिक ताकत को समझ गया है और अब अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई शुरू कर देगा। साथियों, यही बात हमें समझानी है। जितनी भी वोट आप अपनी झोली में डाल दोगे, जितनी भी वोट आप अपनी झोली में डलवा दोगे, ये आपका चर्चा, आपका विचार यहाँ के दिल्ली के अखबारों में, दिल्ली के टेलीविजन के चैनलों पर आपकी चर्चा होगी, आपकी वोट की गिनती होगी। लोग बताएंगे कि गुर्जर समाज के नेतृत्व में भी एक राजनीतिक दल बना है जो तमाम शोषित, वंचित, कमजोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर इस देश पर पुनः स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहा है। साथियों, आपके अंदर ये खूबी है, ये खासियत है। फरीदाबाद के अंदर आज 17 पार्षद है। सिटी में अगर गुजर रहता है तो गिनती का मुश्किल से 5-10 हजार रहता है शहर के अंदर गुजर, मगर 17 गुजर पार्षद कैसे जीते? ये आपके अंदर व्यवहारिकता है, ये आपके अंदर जोड़ने की क्षमता है, ये सबको साथ लेने का एक सबसे बड़ी आपके अंदर कला है। ये व्यवहार जो आपका है, जो पूर्वजों की मिली हुई विरासत है, अगर आप लोगों ने आपके बीच में बैठे वाले कमजोर वर्गों को गले में लगा लिया तो आप तो वोट तो क्या, आपको तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो केवल आपने इसी से काम करना है। मैं कह सकता हूं देश भर में एक गांव ऐसा बता दीजिए जहां गुजरों ने किसी कमजोर के ऊपर अत्याचार किया हो, किसी कमजोर को सताया हो। मैं 100 गांव ऐसे बता सकता हूं यहाँ दिल्ली के आसपास जिन्होंने कमजोर लोगों को, नाई को, धोबी को, कुमार को, ब्राह्मण तक को अपने गांव में जाकर बसाया है, उसको फ्री जमीन देकर उसका सम्मान कराया है। ये आपके अंदर खासियत है, ये संस्कार है, ये व्यवस्था आपके अंदर है। अगर आप लोगों ने पुनः हमारे विरासत को, पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों को तमाम वर्गों को गले में लगाकर उनको बता दिया कि वे दिल्ली हमारी थी, दिल्ली आप लोगों की थी, जो आज बाहर से बैठकर हम लोगों को लूट कर, योगेश भाई ने बताया कि आपकी जमीनों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, फ्री में आपकी जमीनों पर संसद और विधानसभाएं कैसी बड़ी बड़ी वो बन गई है, आपके 360 गांवों को उजाड़ कर, खदेड़ कर, दूर कर दिया गया। ये दिल उन लोगों का है। मैं टेलीविजन पर कान लगाकर सुनता हूं जब वोट की चर्चा आती है, जब वोट की परसेंटेज की बात आती है, उत्तर प्रदेश में गुजर, जाट, यादव, कुर्मी, पासी, मुस्लिम, ब्राह्मण सब अच्छी व्यवस्था
मैं कह सकता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट से ज्यादा गुर्जर बसा हुआ है, मगर वो जाट लैंड कहलाता है, कभी गुर्जर का नाम नहीं आता। किसी टेलीविजन के चैनल पर, किसी अखबार के किसी पन्ने में, किसी कोने में कोई नाम तक नहीं आता। जब वोटों पे बताते हैं इतने % जाट है, इतने % यादव है, इतने % ब्राह्मण है, इतने % कुर्मी है, इतने % कश्यप है, मगर मैं सोचता हूँ फिर भाई मेरा समाज कहाँ है इस देश के अंदर? क्या है भी जो नहीं है? जो बड़ा दम भरता है कि हम 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ है। साथियों, गिनती उनकी होती है जो अपनी गिनती करवाते हैं। आप लोगों को अपनी गिनती करानी होगी, अपनी वोट को अपने लिए डालकर ये महसूस कराना होगा, अपने बटन को दबाकर। भाई योगेश जी के नाम पर ये बड़ी हिम्मत वाला लड़का है, इसने हिम्मत जुटानी। मैंने कम से कम इससे पहले भाई धर्मवीर जी के हमारे प्रयास से 3-4 लोगों ने पीछे हट गए। डरते हैं लोग। अरे आप अपने आप को शेर कहलवाने वाले लोग, दुनिया भर में आपकी गाथाएं गाते जाती है, दूसरी जाति के लोग भी बताते हैं, मगर जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात आती है, जब वोट की बात आती है, तो वही हम मार खा जाते हैं। साथियों, मैं फिर बताना चाहूंगा आप लोगों को, जितने भी हमारे गांव हैं, जितने भी हमारे परिवार हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बीच में रहने वाले जितने भी हमारे आश्रित लोग हैं, उनके सहयोग का नाम को गले लगाना है। आप शंकर साहब से इस वोट को दान करते रहे, मतदान करते रहे। अब मत का दान करना बंद करना पड़ेगा। सब कुछ दान कर देना, मगर मतदान नहीं करना। अब ये शब्द किसने बनाया? मतदान। मतदान बड़ी खतरनाक चीज है। आपको ये दम नहीं करना आप किसी को पैसे दे देना, किसी को अनाज दे देना, किसी को दूध दे देना, मगर मत का दान मत करना। मत तो केवल अपने लिए बना है, मत को अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपनी ताकत बनाना है, इस देश के अंदर गिनती गिनाना है। अगर इस देश के अंदर अपनी पहचान करना चाहते हो, ना आपका लठ चलेगा, ना तोप चलेगी, ना तलवार चलेगा। आपकी वोट आपकी गिनती कराएगी, आपकी ताकत बढ़ाएगी। मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, यहाँ पर बड़े खड़े हुए बैठे हुए भाई हैं, कितने लोग हैं जो जंतर मंतर पर गए हैं अपनी आवाज को, अपनी परेशानियों को उठाने के लिए? यहाँ पर कहा कोने कोने से मैं अलीगंज तिलंजी में गया था, मीटिंग कर रहा था। मैंने पूछा नौजवानों से कि जंतर मंतर देखा है? बोलो नहीं देखा था। मैंने कहा आप कर क्या रहे हो? लठ बजा रहे, गंगा जी नहाने जा रहे हैं साहब, पूरे परिवार को ऊपर कर। अरे भाई, सारे न्याय तो यहाँ मिलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमें संविधान मिला है, हमें ताकत मिली है। साथियों, इस ताकत का इस्तेमाल हमें अपने लिए करना है।